Hello everyone, myself Anuradha Kashyap. I am the zoology mentor for the NEET students. एंड मैं अगर अपने बारे में आपको बताऊं तो बेसिकली आई एम फ्रॉम हरियाणा एंड नाउ आई एम लिविंग इन दिल्ली विद माय फैमिली। एंड अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करूं तो मैंने अपना जो स्कूलिंग है वो हरियाणा से कंप्लीट किया है। उसके बाद मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया जिसको मैंने क्वालिफाई भी किया है। देन मैंने अपनी जो बीएससी है वो मैंने अपनी मिरांडा हाउस कॉलेज से कंप्लीट की है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ग्रेजुएशन जो थी मेरी दैट वाज इन बीएससी ऑनर्स जूलॉजी। उसके बाद मैंने अपना एमएससी कंप्लीट किया है। एमएससी मेरा रहा है, एमएससी बायोटेक से रहा है एंड ये मैंने अपना कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। उसके अलावा मैंने बहुत सारे इंटर्नशिप प्रोग्राम कंप्लीट किए हैं, जैसे कि यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट आई हैड कंप्लीटेड माय इंटर्नशिप इन मॉलिक्यूलर डॉकिंग, इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड इन CRISPR-Cas9। सो बेसिकली एक बहुत ही लर्निंग कैंडिडेट मैं स्टार्टिंग से रही हूँ एंड आई थिंक दैट आई एम द बेस्ट कैंडिडेट, आई एम अ वेरी सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट. So you was asking for me for the demo video. So basically I am giving you a demo here on a topic for on zoology subject. So इससे पहले मैं एक अपना एक्सपीरियंस की बात भी आपसे करना चाहती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस अब तक 4 साल का रहा है। मैंने अपनी एमएससी पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पर ही बेसिकली पढ़ाना शुरू कर दिया था। मैं हरियाणा में एक लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही थी। 2 साल मैंने वहाँ पर वर्किंग में रही हूँ। उसके बाद मैंने अपना दिल्ली में आकर के जनकपुरी में मेडाईआईटी इंस्टीट्यूट था, वहाँ से मैंने अपनी जो है 1 ईयर की पूरी जॉब की है। 1 ईयर तक मैंने वहाँ पर जूलॉजी के स्टूडेंट्स को मेंटर किया है एंड कुछ बच्चे जो थे वो काफ़ी अच्छे रैंक से सेलेक्टेड भी हुए हैं। एंड देन मैंने उसके बाद टारगेट पीएमटी इंस्टीट्यूट में जो कि दिल्ली में ब्रांड है जनकपुरी में, वहाँ से मैंने अपना इंटर्नशिप किया एंड वहाँ पे मैंने अपनी कोचिंग की है, वहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। बट मेरा वहाँ पर वर्किंग एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं रह पाया ड्यू टू सम पर्सनल प्रॉब्लम, मुझे वहाँ से स्किप करना पड़ा। बट आफ्टर दैट मैंने पार्ट टाइम जॉब जो है वो रैंक शेपर अकेडमी में की, वहाँ की एक लोकल कोचिंग है एंड मैं फैब तक वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करती रही हूँ। बट एज सच मेरे पास लाइक मैं वहाँ पे पार्ट टाइम टीचर रही हूँ, कोई फुल टाइम टीचर वहाँ की मैं नहीं रही हूँ। सो बेसिकली दिस वाज ऑल अबाउट माय एक्सपीरियंस। मैंने वहाँ पर पूरा बायोलॉजी कंप्लीट करवाया है। मेरी पूरी जो बायोलॉजी है मैंने वो ही काफ़ी टाइम तक पढ़ाया भी है। बट मेरी जो स्पेशलाइजेशन है दैट इन जूलॉजी, मैंने टारगेट इंस्टीट्यूट में भी जूलॉजी पढ़ाया है एंड मेडाईआईटी इंस्टीट्यूट में भी मैंने जूलॉजी पढ़ाया है, कंटिन्यू किया है। तो बेसिकली अब मैं आपको अपने टॉपिक के बारे में आज का एक टॉपिक पढ़ाना चाहती हूँ, सो दैट यू कैन सी लाइक मेरा टीचिंग जो सेंस है, जो स्टाइल है वो आप देख सको। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि मैं बच्चों के साथ काफ़ी अच्छे से कनेक्ट कर सकती हूँ, दैट इज़ माई प्लस पॉइंट। इसके अलावा मेरे खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पर मैं नीट के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, जहाँ पर मैं कुछ कॉलेज के कॉन्सेप्ट है वहाँ क्लियर भी करती हूँ। तो बेसिकली आज मेरा जो डेमो वीडियो मैं आपको देने जा रही हूँ, मैं अपना एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक मेरा रहा है दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी एंड उसके ऊपर मैं आपको अपना एक पूरा छोटा सा डेमो देना चाहती हूँ। तो बेसिकली अगर हम बात करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से कि बायोटेक्नोलॉजी, अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो 2 वर्ड्स में, ओके तो बायोटेक्नोलॉजी, देखिए बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो हम बोलते हैं बायो। टेक का मतलब क्या होता है, जब आप किसी टेक्निक के साथ डील करते हो, जब आप कोई टेक्निक को यूज़ करते हो तो आप उसको बोलते हो टेक, राइट। एंड लॉजी इज टेक्नो बोल सकते हो, टेक बोल सकते हो। लॉजी का क्या मतलब होता है, लॉजी इज़ बेसिकली द स्टडी। जब आप किसी चीज़ को स्टडी करते हो तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं लॉजी। तो बेसिकली हमने यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में इसको ब्रेक करके समझा दैट व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। अब इसमें हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं। देखो ऐसा नहीं था कि स्टार्टिंग से ही हमें बायोटेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज थी, धीरे धीरे टाइम के साथ हमने बायोटेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। अभी लास्ट टाइम पे आप कोविड के टाइम पे भी देख सकते हो कि बायोटेक्नोलॉजी का कितना ज़्यादा स्कोप रहा है। तो अगर हम नीट पर्सपेक्टिव से बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत अच्छा पॉइंट, एक बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा वेटेज ये कवर करता है।
एंड अगर आप बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो तो मैं आपको इसमें क्लैरिफाई करती हूँ कि पहले की टेक्नोलॉजी में और अब की टेक्नोलॉजी में बेसिकली क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं। तो देखिए होता क्या था, आप सबने घर पे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट यूज़ किए होंगे जो बेसिकली हम घर पे नॉर्मली बना लेते हैं। सपोज़ कर लेते हैं हम अगर यहाँ पे बात करें, देखो बायोटेक्नोलॉजी जो है ये टर्म जो थी दैट वाज गिवन बाय कार्ल एरेके ने ये टर्म सबसे पहले दी थी। एंड इन्होंने, अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या चीज़ें कवर होती है, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि बायोटेक्नोलॉजी के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी के 2 टाइप आते हैं, एक आती है ओल्ड बायोटेक और एक आती है मॉडर्न बायोटेक। ओल्ड बायोटेक को ही आप क्लासिक बायोटेक की तरह भी डिफाइन कर सकते हो। तो ओल्ड बायोटेक एंड मॉडर्न बायोटेक। देखिए ओल्ड में क्या होता है, जब हम घर पे क्या करते हैं, मिल्क से जब हम मिल्क को हल्का सा गर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि हम उसमें कुछ इनोकुलम ऐड करते हैं। वी आर गोइंग टू ऐड सम इनोकुलम। ओके, अभी बताती हूँ क्या होता है ये सब। तो मिल्क को जब हम इनोकुलम ऐड करते हैं उसके अंदर, तो होता क्या है, हमें ऑब्टेन होता है कर्ड, राइट। होता क्या है बेसिकली, आप ल्यूक वर्म जो होता है हमारे पास, ल्यूक वर्म मिल्क जो होता है उसके अंदर आप थोड़ा सा स्टार्टर ऐड करते हो एंड उस स्टार्टर की वजह से हमारे पास कर्ड आ जाता है। तो बेसिकली उस स्टार्टर के अंदर ऐसा क्या था जिसकी वजह से मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो गई। तो वो जो स्टार्टर जिसको मैं इनोकुलम बोल रही हूँ, इस स्टार्टर के अंदर बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे पास क्या रहता है, इस स्टार्टर्स के अंदर हमारे पास बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ये वो बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है, दैट इज़ अ नेचुरल कैपेबिलिटीज़। रिमेंबर, ये एक ऐसी कैपेबिलिटी है जो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। आपने इसको किसी तरीके से इवॉल्व नहीं किया है, आपने इसको किसी तरीके से बनाया नहीं है, ये उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इस बैक्टीरिया के अंदर, और बैक्टीरिया भी अगर मैं आपको बताऊं कौन सा, तो ये बैक्टीरिया होते हैं लैब बैक्टीरिया। लैब का क्या मतलब है यहाँ पे, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। तो इस तरीके से इनकी नेचुरल कैपेबिलिटीज़ को जब आप यूज़ करते हो तो आप क्या करते हो, आप अपनी प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हो। जैसे कि हम अगर बोल दें कि हमने यीस्ट का यूज़ करके, आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यीस्ट का यूज़ करके उसको आप ब्रूअर इंडस्ट्री में यूज़ करते हो, आप बहुत सारी बेकिंग इंडस्ट्री में आप उसको यूज़ करते हो। तो आप उसकी क्या यूज़ कर रहे हो, नेचुरल कैपेबिलिटीज़ को यूज़ कर रहे हो। आपने सुना होगा एक यीस्ट होता है हमारे पास जिसका नाम क्या होता है, सैक्रोमाइसिस सीरीवेशियाई, सैक्रोमाइसिस सीरीवेशियाई। तो ये क्या करता है, ये ऐसा आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा यीस्ट है जो बेसिकली क्या करता है, ब्रूअर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अल्कोहल प्रोडक्शन करवाना हो आपको, बहुत सारे बीवरेजेस इंडस्ट्रीज़ में हम बेसिकली बहुत सारी ड्रिंक्स बनवाते हैं, तो वो हमारी किस तरीके से यूज़ की जाती है, यीस्ट के थ्रू यूज़ की जाती हैं। बट क्या कभी आपने सोचा है कि क्या आप उस यीस्ट को चेंज करने चाहते हो, उसके बाद जा कर के वो आपको प्रोडक्ट देता है? नहीं, वहाँ भी आप उसकी नेचुरल कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करते हो। इसका मतलब ओल्ड बायोटेक में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अल्टर नहीं कर रहे हैं, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उसकी नेचुरल कैपेबिलिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं। बट अगर हम मॉडर्न बायोटेक में देखें तो आपके दिमाग में आएगा व्हाट इज़ द डिफरेंस, बेसिकली डिफरेंस है क्या? तो डिफरेंस सबसे बड़ा ये है कि मॉडर्न बायोटेक में हम किसी भी तरह से सिर्फ और सिर्फ नेचुरल कैपेबिलिटीज़ को यूज़ नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, सपोज कर लो मैंने एक इकोलाई लिया और इस इकोलाई जो कि एक बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट है, इस बैक्टीरिया के अंदर मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, इसको मैंने क्या किया, अल्टर कर दिया, मॉडिफिकेशन कर दिया। किसके अंदर मॉडिफिकेशन किया, इसके जीनोम के अंदर मॉडिफिकेशन किया, इसके डीएनए सीक्वेंसेस के अंदर मैंने क्या किया, मॉडिफिकेशन किया, और उसके बाद मैंने क्या किया, अपना प्रोडक्ट ऑब्टेन किया।
अब आपके पास क्या होगा, आप अगर किसी चीज़ को, किसी बैक्टीरिया को चेंज कर देते हो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, तो आपको अपनी मर्जी का प्रोडक्ट भी देगा। तो ऐसी कंडीशन में आप एक ऑर्गेनिज्म का अपने तरीके से यूज़ करके क्या कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हो। मेरा जो मेन मोटिव आज के इस डेमो में समझाने का था वो ये है कि मैं किस तरीके से एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चेंज कर सकती हूँ। उसके लिए एक स्पेसिफिक टूल्स होते हैं। अब मैं पूरा चैप्टर या बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लैरिफाई नहीं कर सकती, बट जो मेरा मेन मोटिव है वो एक टॉपिक के ऊपर है। देखो मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा कि मैंने एक, सपोज कर लेते हैं मैंने एक इकोलाई लिया, ठीक है, मान लेते हैं दैट आई एम टेकिंग एन प्रोकैरियोट, एक प्रोकैरियोट मैं ले रही हूँ। ओके, लेट मी चूज फर्स्ट कलर। सपोज करते हैं मैंने एक प्रोकैरियोट लिया, ठीक है, दिस इज माई इकोलाई, ये मेरे पास क्या है, मेरा इकोलाई है, इश्चेरिचिया कोलाई जो मेरा एक बैक्टीरिया है। एंड इसके पास इसका खुद का क्या है, इसका खुद का जीनोम है, इसका खुद का डीएनए है। सपोज कर लेते हैं इसके पास इसका खुद का सर्कुलर डीएनए है। एंड इस डीएनए को मुझे क्या करना है, अब चेंज करना है। मुझे चेंज क्यों करना है, क्योंकि मुझे अपना एक प्रोडक्ट चाहिए। तो मेरे पास एक डीएनए है, मान लेते हैं मैंने एक ह्यूमन लिया और इस ह्यूमन के अंदर एक जीन है। इस ह्यूमन के डीएनए के अंदर, आपको पता है डीएनए ही आपकी पूरी सेल का ब्रेन होता है, न्यूक्लियस ब्रेन होता है, जिसके अंदर ये डीएनए प्रेजेंट होता है, यही सारी चीज़ों को इनकोड करता है। तो डीएनए जो है इसके पास एक जीन है, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ इंसुलिन। ओके, तो मान लेते हैं मेरे पास एक इंसुलिन का जीन है मेरे डीएनए के अंदर। एंड बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ हो रखी है, तो वो चाहते हैं कि उनकी डायबिटीज़ क्योर हो। उस डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए हमें पता है इंसुलिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिक बैलेंस बना करके रखता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया, इंसुलिन हो गया। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, आपको पता है कि डीएनए तो बहुत बड़ा है, डीएनए इज़ अ डबल स्टैंडर्ड। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में से मान लीजिए कि मेरे पास ह्यूमन का जो जीन है इंसुलिन का वो इस पोजीशन पर लोकेटेड है। ओके, तो अब मेरे लिए प्रॉब्लम हो गई। मेरे लिए प्रॉब्लम क्या हो गई कि मुझे इतने बड़े जीनोम में से, इतने बड़े डीएनए में से एक तो इस जीन को निकालना है, फिर इस जीन को निकाल करके मुझे इस इकोलाई के अंदर डालना है, और फिर इस इकोलाई के अंदर इसको डालने के लिए भी मुझे किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो पूरी बायोटेक में आप 3 चीज़ें यूज़ करते हो। एक यूज़ करते हो टूल्स, जिसमें हमारे पास एंजाइम भी आ जाते हैं, टूल्स हो गए और बहुत सारे एंजाइम आ जाते हैं और कुछ टेक्निक्स आ जाती हैं। उसके अलावा हम यूज़ करते हैं एक वेक्टर मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। और उसके अलावा हम क्या यूज़ करते हैं, एक होस्ट। ठीक है, तो देखो हुआ क्या, ये जो था मेरा, ये क्या है। इसके अलावा वैसे आपकी एनसीईआरटी लिखती नहीं है डायरेक्टली, बट हम क्या करते हैं, एक चीज़ को और यूज़ करते हैं, दैट इज़ डिज़ायर्ड जीन। ओके, तो मान लीजिए मुझे इंसुलिन का जीन चाहिए था, तो दिस इज़ माय डिज़ायर्ड जीन। ये मेरे पास क्या हो गया, मेरा डिज़ायर्ड जीन। डिज़ायर्ड जीन क्या है, इंसुलिन है, राइट। अब मुझे चाहिए कि मेरे पास एक होस्ट हो जिसके अंदर मुझे इस डिज़ायर्ड जीन को डाल करके बहुत सारी कॉपीज़ इसकी बनवानी है। तो वो होस्ट क्या हो गया मेरे पास, मैं मान लेती हूँ इकोलाई हो गया। इकोलाई क्यों हो गया, क्योंकि इकोलाई की बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिसकी वजह से इसको एक मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह ट्रीट किया जाता है। ये बहुत सिंपली डिवाइड करता है, इसकी पॉपुलेशन नंबर बहुत हाई होता है, इससे किसी तरह का कोई हार्म नहीं होता, कोई एथिकल इश्यूज़ रेज नहीं होते हैं। तो बेसिकली इट इज़ अ गुड मॉडल। अगर आपको यूज़ करना है तो प्रोकैरियोट में इकोलाई को हम एक गुड मॉडल यूज़ कर सकते हैं। तो इस मॉडल को मैंने ट्रीट किया एज एन होस्ट, एक होस्ट की तरह मैंने लिया। होस्ट क्या हो गया मेरे पास, इकोलाई हो गया। अब आपके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम है कि मैम हम इस जो डिज़ायर्ड जीन ह्यूमन का है, ह्यूमन तो यूकैरियोट है और होस्ट जो है वो प्रोकैरियोट है, अब हमें अपने जीन को यहाँ से वहाँ डालना है। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे इस जीन को, जो ये पिंक कलर में आप देख पा रहे हो, इस जीन को उठा करके इसके अंदर ऐड करना है, इसके जीनोम में ऐड करना है, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। ये डायरेक्ट तो नहीं जा पाएगा। तो इस कंडीशन में मुझे क्या करना होगा, मुझे एक वेक्टर की रिक्वायरमेंट है, एक व्हीकल की रिक्वायरमेंट है, एक ट्रांसपोर्टर की रिक्वायरमेंट है, जो क्या करेगा, जो पहले इस जीन को अपने अंदर लेगा और फिर अपने साथ साथ इसके अंदर जाएगा और फिर मल्टीपल कॉपीज बनवाएगा। तो ये चीज़ क्या हो गई, मेरे पास वेक्टर हो गया। अब आपके माइंड में आएगा कि ये वेक्टर क्या हो सकता है। तो ये वेक्टर मेरे पास बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि इट कैन बी प्लाज्मिड,
प्लाज्मिड क्या होता है? बेसिकली एक डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है जो बहुत सारी प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है। एक्चुअली ये बैक्टीरिया के सर्वाइव होने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट इसके पास बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिसकी वजह से आपके प्रोकैरियोट को एक यूनिकनेस मिलती है, राइट। तो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए हो सकता है। इट कैन बी योर बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज क्या होता है? फाज का मतलब है, बैक्टीरियो का मतलब बैक्टीरिया के ऊपर, और फाज का मतलब है बैक्टीरिया को खाने वाला, यानी एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर फीड कर सकता है, उसको आप क्या बोलते हो? बैक्टीरियोफाज। तो वो भी यहाँ पे आप एज अ वेक्टर यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा भी बहुत सारे वेक्टर हैं, जैसे कॉस्मिड हो गया, फाजमिड हो गया। तो वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ वेक्टर जो अलग अलग टाइप के डीएनए को लेकर के जा सकते हैं, अलग अलग साइजेस के डीएनए को कैरी कर सकते हैं। वी हैव यैक, yeast आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, वी हैव बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। तो ये सारे क्या हैं? दीज ऑल आर एक्ट एज अ वेक्टर। तो आपको समझ में आ गया कि मेरे पास एक होस्ट है, एक मेरा डिज़ायर्ड जीन है, और इनको कैरी करके ले जाने वाला एक वेक्टर है जो क्या करेगा? बेसिकली इस जगह से दूसरी जगह पे मेरे डिज़ायर्ड जीन को पहुंचा देगा और बाद में आराम से निकल जाएगा, तो वो दिक्कत नहीं है। बट फिर से एक माइंड में क्वेश्चन आया कि मैम आपके पास इस चीज़ को हमने यहाँ से वहाँ पहुँचाया, लेकिन पहुँचाया कैसे? हमने इसको कट कैसे किया? सबसे पहले तो हमारे माइंड में आना चाहिए कि मैम हमने इसको यहाँ से कैसे कट किया, और अगर यहाँ से कट किया तो यहाँ तो ये इंटेक्ट था, यहाँ पे इसको जोड़ने के लिए पहले मुझे इसके अंदर स्पेस बनाना होगा। ये जो आप डीएनए देख रहे हो, मुझे इसके अंदर स्पेस बनाना होगा। तो ये स्पेस मुझे कहाँ से बने, मैं कहाँ से बना पाऊँगा? तो बेसिकली होता क्या है, हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं। इन टूल्स में मैं आपको आज सबसे इम्पॉर्टेंट एक टूल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, जैसे कि टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट, बट फिर भी मैं थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में बताना चाहूँगी। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्ट एज अ मॉलिक्यूलर सीजर। ये एक ऐसी सीजर की तरह काम करती है जो मुझे लगता है, या जो साइंटिस्ट को भी लगता है, कि एक बिगेस्ट डिस्कवरी थी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, जिसकी वजह से आप इसको एक कैंची की तरह मान लीजिए, एक सीजर की तरह मान लीजिए। ये करती क्या है? ये एक जगह से चीज़ को कट करेगी, स्पेसिफिक कट करेगी। काफ़ी टाइप के होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी बाद में अगर टाइम रहा। तो ये क्या होता है? कट करेगी एक जगह से चीज़ों को, उसके बाद उस कट पीस को वेक्टर के साथ जोड़ेगी। वेक्टर के साथ जोड़ने का काम करेगा एक डिफरेंट काइंड का एंजाइम, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और फिर इस वेक्टर के साथ ये जाएगी दूसरी जगह पे। कहाँ जाएगी? होस्ट के अंदर जाएगी। होस्ट के अंदर आपको जो डिज़ायर्ड ये वाला डीएनए दिख रहा है, इस डीएनए को भी स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट लगवाया जाएगा। कौन से एंजाइम से? जिस एंजाइम से हमने इस डीएनए के अंदर कट लगवाया, उसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हम इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर भी कट लगवाएंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे विद द हेल्प ऑफ अनदर एंजाइम। समझ में आई इतनी बात? इसका मतलब मैं आज जो बात करूंगी थोड़ी सी, वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में। देखो हुआ क्या था, इट इज़ अ मॉलिक्यूलर सीजर, बेसिकली एक नाइफ की तरह आप इसको मान लीजिए। होता क्या था, हमारे पास बैक्टीरिया होते थे। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। बैक्टीरिया होते थे और इन बैक्टीरिया के अंदर इनका खुद का जीनोम होता था और इनके अंदर बैक्टीरियोफाज आता था, और ये बैक्टीरियोफाज क्या करता था? अपना डीएनए अंदर इंसर्ट कर देता था और ये डीएनए जाकर के बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर मिल जाता था। ठीक है, मान लेते हैं इकोलाई था और ये बैक्टीरियोफाज आया, इसने इसके जीनोम के अंदर क्या किया? इस जीनोम के अंदर गया और इसने अपनी बहुत सारी लाइटिक साइकिल शुरू की और बहुत सारे बैक्टीरियोफाज बनाने शुरू कर दिए। जब मल्टीपल कॉपीज ऑफ बैक्टीरियोफाज बन गई तो इसने इस सेल को बर्स्ट कर दिया और यहाँ से ये क्या हो गया? बाहर आ गया। इसने इस सेल को बर्स्ट कर दिया और यहाँ से ये बाहर आ गया। तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स हुआ क्या? आप खुद सोचो, ऐसी कंडीशन में क्या हुआ? जब ये बैक्टीरियोफाज बाहर आया तो इस इकोलाई की तो डेथ हो गई ना। तो इस इकोलाई ने अपने लिए काम किया। इसने सोचा कि क्यों ना खुद को प्रोटेक्ट किया जाए। किससे प्रोटेक्ट किया जाए? बैक्टीरियोफाज से प्रोटेक्ट किया जाए। तो जब इसने खुद को बैक्टीरियोफाज से प्रोटेक्ट किया तो उस कंडीशन में इस इकोलाई ने अपनी बॉडी के अंदर, अपनी सेल के अंदर पहले से ही क्या बना लिए? पहले से ही 2 डिफरेंट काइंड के एंजाइम बना लिए।
अपने डीएनए को एनकोड करके एमआरएनए बनवाया और उस एमआरएनए को एनकोड करके 2 डिफरेंट काइंड की प्रोटीन बनवाई। अब ये कौन कौन सी प्रोटीन थी? इनमें से एक एंजाइम, प्रोटीन आपको पता है एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन की तरह बिहेव करते हैं, तो इसमें से एक प्रोटीन ने बिहेव किया एक एंजाइम की तरह जिसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और दूसरी प्रोटीन ने बिहेव किया दूसरे एंजाइम की तरह जिसको हम बोलते हैं मिथाइलेज। ओके तो आपके माइंड में आएगा मैम इसका मतलब क्या हुआ, हम तो सिर्फ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पढ़ रहे थे, मिथाइलेज का क्या मतलब है यहाँ पे? तो मिथाइलेज के लिए बच्चों अभी समझो इस चीज़ को कि होता क्या था। अब की बार देखो, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम मैंने आपको ब्रॉड सेंस में बता दिया कि इसका मतलब होता है कट करना, चॉप करना, कहीं पे भी दिखे इसको डीएनए कट कर देता है। लेकिन इसकी एक ड्रॉबैक है। इसकी ड्रॉबैक क्या है? देखो समझो इस चीज़ को कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अगर मेरे पास एक इकोलाई थी, उसने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अगर बनवा लिया तो क्या ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, आपको नहीं लगता कि ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इसके खुद के डीएनए पर अटैक कर देगा? और अगर इसके खुद के डीएनए पर अटैक हुआ तो फिर तो बैक्टीरिया की वैसे ही डेथ हो जाएगी। तो इस चीज़ को रोकने के लिए क्या किया गया, इस बैक्टीरिया ने एक और एंजाइम बनवाया जिसको बोलते हैं मिथाइलेज। अब इसको क्या बेनिफिट मिल गया? इस मिथाइलेज एंजाइम की वजह से इसने खुद के डीएनए पर मिथाइल ग्रुप ऐड कर लिया। इसने खुद के डीएनए पर मिथाइल ग्रुप को ऐड कर लिया, और जब इसने खुद के डीएनए पर मिथाइल ग्रुप को ऐड कर लिया तो बेचारा जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था, ये एंजाइम ऐसे डीएनए को नहीं पहचान पाता, डू नॉट रिकॉग्नाइज दैट काइंड ऑफ डीएनए विच इज मिथाइलेटेड, यानी कि ये उस डीएनए को नहीं रिकॉग्नाइज कर पाता जिसके पास क्या होता है, मिथाइलेशन जिसका हो रखा हो, ये उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। ओके तो इस तरीके से क्या हुआ, बैक्टीरिया ने खुद की तो प्रोटेक्शन कर ली, खुद को तो डिफेंड कर लिया, बट अब प्रॉब्लम हो गई बैक्टीरियोफाज के लिए। हुआ क्या, इन फ्यूचर बैक्टीरियोफाज आया और उस बैक्टीरियोफाज ने इस प्रोकैरियोट के ऊपर फीड किया, अपना डीएनए अंदर डाला, लेकिन इसका डीएनए जैसे ही अंदर गया ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्टिवेट हो गया और इसने क्या कर दिया, इस डीएनए को चॉप अप करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बैक्टीरियोफाज की क्या हो गई, डेथ हो गई। तो दिस इज़ बेसिकली अ मैकेनिज्म जिसके थ्रू बैक्टीरिया खुद को क्या करते थे, प्रोटेक्ट करते थे। लेकिन इस चीज़ का फ़ायदा किसने लिया, हमने लिया। हमने क्या किया, हमने इन एंजाइम को निकालना शुरू कर दिया बैक्टीरिया से, विच इज़ इवन अ वेरी स्किलफुल प्रोसेस, वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, बट इसी वजह से आज तक भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 900 रिस्ट्रिक्शन, एनसीईआरटी लिखती है मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो हैं वो टिल नाउ डिस्कवर किए जा चुके हैं फ्रॉम द 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से आप अब तक निकाल चुके हो इतने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ओके तो देखिए लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको यहीं पे क्लोज करना चाहती हूँ। मेरा थोड़ा सा मेन मोटिव ये था कि मैं आपको अपना टेक्निक जो अपना टीचिंग स्टाइल है वो समझा सकूँ। आई होप आपको मेरा टीचिंग स्टाइल समझ में आएगा एंड थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच।